उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपकी क्लास इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए। अगर हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आज की क्लास आपको आसानी से आपके पेपर में 15 नंबर दिला सकती है। ठीक है, और आज आपका जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो आपका होने वाला है सामाजिक विज्ञान। इस पेपर में अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं वो हम आपकी आज की वीडियो में सारे कवर कराएंगे, और इस बात की गारंटी भी ले सकते हैं जो भी आपका आने वाला एग्जाम है उसमें इससे एक भी बाहर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को नहीं मिलेगा। तो 15 नंबर की क्लास आपकी होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए फिर आप लोग ज़रूर वीडियो को अपने मित्र वगैरह में शेयर ज़रूर कर देना। बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है आज की क्लास का। और हर एक क्वेश्चन आपके लिए जो 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि डीएलएड की परीक्षा का रिकॉर्ड रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करते ही हैं हर बार हैं अपने आने वाले जो भी वो पेपर बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का होने वाला है, आपसे कहता है कि तराइन का जो आपका प्रथम युद्ध है ये आपका कब हुआ है, तो आपको इसकी डेट याद रखनी 1191 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार हम बोलेंगे नहीं। जो भी आपके क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछे गए हैं इनको आप लोग जरूर लिखते चलिए, तभी आपको जो है अच्छे से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है कि गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था, तो आपको याद रखना है जो आपका गुलाम वंश था इसका प्रथम सुल्तान आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं तीसरा क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया। अगर आपसे पूछा जाए महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था, तो आपको इसकी डेट जरूर याद रखनी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसकी आपकी डेट हो जाएगी जो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी के बीच में किया था। तो ठीक है, आपका तीसरे का द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा होती है, तो आप लोग जानते होंगे वायुमंडल में सबसे अधिक आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि आपके वायुमंडल में 78% पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उसको भी हम लोग समझते हैं। फिर कह रहा है आपसे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो आपको याद रखना आपके अजमेर में जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। किसकी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपकी कहाँ है, तो ये आपकी अजमेर में है। फिर आपसे पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, तो आपको याद रखना है विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण आपका कौन सा है, तो आपको याद रखना है आपकी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण हो जाएगा वेसुवियस। ठीक है, कौन सा? वेसुवियस जो है आपका ये कैसा ज्वालामुखी है, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर आगे देखते हैं, आपसे पूछ सकता है 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको याद रखना है जो आपकी समानता का अधिकार है ये आपके आर्टिकल जो है 14 से 18 के बीच में वर्णित है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। आगे देखते हैं, आपसे पूछ सकता है कि बैंक ड्राफ्ट आपका क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। जो आपका बैंक ड्राफ्ट होता है ये आपका परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है। क्या है? परिवर्तनशील पत्र मुद्रा आपकी क्या है? बैंक ड्राफ्ट। आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी ग्रांड ट्रैक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो आपको इसका जवाब अच्छे से याद रखना है। ये आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रांड ट्रैक रोड का निर्माण जो आपके है शेरशाह सूरी जी ने कराया था। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होता रहा है और रिपीट होता रहेगा, तो इसको आप लोग जरूर याद रखना। भारत का नेपोलियन आपके समुद्रगुप्त जी को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण आपका कौन सा नहीं है इसमें, तो आपको याद रखना 13 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ग्रेनाइट। बाकी जो आपके क्या है रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है, ग्रेनाइट जो है आपका ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है।
आगे कहता है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो आपको इसका जवाब याद रखना है, दौलताबाद। आगे देखते हैं, कह रहा है अश्व अक्षांश से संबंधित है आपका। तो अश्व अक्षांश से आपका संबंधित हो जाएगा 30 अंश। आपको याद रखना अश्व मतलब 30, अश्व अक्षांश से संबंधित आपका क्या हो जाएगा? 30 अंश। आगे देखते हैं, कह रहा है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम आपका क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है आपका ये क्या हो जाएगा? एक महासागरीय आपकी धारा है। गल्फ स्ट्रीम अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो आपको याद रखना है गल्फ स्ट्रीम आपकी एक महासागरीय धारा है। आगे देखते हैं, आपसे पूछ सकता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। जो अढ़ाई दिन का जो झोपड़े का निर्माण आपके किसने कराया था? तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं दास वंश कहा जाता है। तो आपको याद रखना है दास वंश जो है आपका किसे कहा जाता है? तो दास वंश जो है आपके गुलाम वंश को कहा जाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना है गुलाम वंश का जो आपका अंतिम शासक था वो आपका केकूबाद। केकूबाद जो है आपका गुलाम वंश का अंतिम शासक था। आगे देखते हैं, कह रहा है गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखा करता था? तो याद रखना है जो गुलरुखी उपनाम से आपका कौन सा शासक कविताएं लिखा करता था? तो आपको इसका जवाब हो जाएगा सिकंदर लोधी जो है ये गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। फिर आपसे कहता है ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत क्या कहलाते थे? तो आपको याद रखना है इसका जवाब, ऐसे संत आपके सूफी संत कहलाते थे जो क्या करते थे? व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देते थे, ईश्वर की भक्ति या उपासना पर। ऐसे संत जो है आपके सूफी संत कहलाते थे। आगे देखते हैं, कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी? यानी जब इस राज्य की स्थापना हुई थी, विजयनगर राज्य की स्थापना सबसे पहले आपसे पूछ सकता है किसने की थी? तो आपको याद रखना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। लेकिन किसकी सहायता, किस संस्कृत विद्वान की सहायता ली थी? तो आपको याद रखना है, तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आपके माधव विद्या रण जी थे। कौन थे? माधव विद्या रण। तो 22 का आपका राइट जवाब सा बिल्कुल सही हो जाएगा, माधव विद्या रण। फिर 23 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रमा का परिक्रमण पथ कैसा होता है? तो आपको याद रखना है चंद्रमा का जो आपका परिक्रमण पथ है ये आपका दीर्घवृत्ताकार होता है। ठीक है, कैसा? दीर्घवृत्ताकार। फिर आपसे कह सकता है चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति क्या कहलाती है? तो जो चंद्रमा से आपकी पृथ्वी की निकटतम स्थिति जो है आपकी वो एपोजी क्या कहलाएगी? एपोजी। आगे देखते हैं, कहता है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है चंद्रमा की परिघटना होती है। तो चंद्रमा की जो आपकी परिघटना होती है ये आपकी पूर्णिमा के दिन होती है। किस दिन होती है? पूर्णिमा के दिन जो है आपके चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है। फिर आपसे कह सकता है पृथ्वी के सबसे निकटस्थ उपग्रह कौन है? तो आपको याद रखना है पृथ्वी के सबसे निकटस्थ उपग्रह आपका क्या हो जाएगा? चंद्रमा जो है यही आपका पृथ्वी के सबसे निकट उपग्रह है। कौन? चंद्रमा। फिर आपसे कह सकता है बृहस्पति। तो बृहस्पति पर्वत का निर्माण जो आपका होता है ये किससे होता है? तो आपको याद रखना है ये आपके तनाव बल से जो है बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है। आगे कहता है वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है? तो किस में उलट जाता है? तो आपको याद रखना है वलन के किस प्रकार में कहता है आपके चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है। तो आपको याद रखना है इसका जवाब क्या हो जाएगा सही? तो आपको याद रखना अधिक्षिप्त वलन में। किसमें? अधिक्षिप्त वलन में जो है वलन की चट्टानों का क्रम उलट ही जाता है। आगे देखते हैं, कहता है सूत काटना उद्योग है। जो आपका सूत काटना जो आपका होता है ये किस प्रकार का उद्योग हो जाएगा? तो आपको याद रखना ये आपका कुटीर उद्योग होता है। कौन सा? कुटीर उद्योग आपका क्या हो जाएगा? सूत काटना। फिर आपसे कहता है चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा। तो चोल काल में निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा आपकी कौन सी हो जाएगी? तो सर्वोत्कृष्ट आपकी प्रतिमा हो जाएगी इसमें से नटराज की प्रतिमा। फिर आपसे पूछ सकता है कि वह सुल्तान जिसने कारखानों को एकता नाम दिया। तो वह सुल्तान आपका कौन सा?
कौन था? तो आपको याद रखना है इक्ता नाम जो है कारखानों को किसने दिया था? तो आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में स्थित है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है हिजरी संवत, तो हिजरी संवत चलाया गया था किसके द्वारा चलाया गया था? तो हिजरी संवत जो है आपका ये आपके अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, फिर आपसे कहता है खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है, तो खानवा युद्ध के लिए जो आपका प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित हो जाएगा ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये आपका फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर हम आपसे बार बार बोल रहे हैं। फिर कहता है मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया, तो जो आपकी मराठों की स्वतंत्रता दिलाने के लिए युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा ताराबाई ने। किसने किया था? ताराबाई ने। आगे देखते हैं, कहता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अंगल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या कितनी है? ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे, 2 सदस्य। ठीक है, 36 का आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को क्या है? बदलने का अधिकार है। ठीक है, तो यही आपका पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कहते हैं कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? तो कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? तो आपकी संपत्ति का अधिकार। ठीक है, फिर कहते हैं वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, तो आय और व्यय किस बजट में बराबर होता है? तो ये आपका संतुलित बजट में। संतुलित बजट में आपका क्या होता है कि आय और व्यय दोनों चीज़ें क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसी को हम लोग संतुलित बजट कहते हैं। फिर आपसे कह सकता है कि दामोदर घाटी योजना किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है दामोदर घाटी जो योजना है ये आपके बिहार और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। फिर कहता है 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 महीनों की रात होती है और 6 महीनों का दिन होता है, ये कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। किस पर? उत्तरी व दक्षिण ध्रुव वृत्त पर आपका 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। फिर आपसे कह रहे हैं 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है, तो तीनों ओर से जो घिरा आपका पृथ्वी का भाग होगा वो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। ठीक है, फिर आपसे कहते हैं मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी आपकी कौन सी है? तो मूंगफली की खेती के लिए आपकी सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी हो जाएगी काली मिट्टी। आगे देखते हैं, कहता है सर्वाधिक लवणता वाला सागर आपका कौन सा है? तो आपको इसका जवाब जरूर याद रखना, सर्वाधिक लवणता वाला सागर आपका मृत सागर हो जाएगा। फिर कहता है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आपको याद रखना है किस ग्रंथ की रचना की थी? तो उसका नाम आप क्या हो जाएगा? शाहनामा। किसकी? शाहनामा। फिर कहता है दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो आपको याद रखना है किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो आपका 46 का राइट जवाब हो जाएगा तथाकथित दास वंश में जो है आपके सर्वाधिक शासक हुए थे। तो आपका 46 का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रयाग प्रशिस्त संबंधित है, तो ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कहता है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक आपका कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक आपका तुगलक वंश का संस्थापक था। फिर कहता है तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम आपका क्या था? तो आपको इसका नाम जरूर याद रखना है, इसका नाम आपका विजयनगर था। फिर आपसे कहता है चीनी यात्री हेन सांग किस उद्देश्य से भारत आया था? तो किस उद्देश्य से ये आपका भारत आया था? तो आपका 50 का राइट जवाब हो जाएगा ये बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए भारत आया था। कौन? चीनी यात्री हेन सांग। फिर आपसे पूछ सकता है 51 नंबर क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी पठार अधिकांश बने हैं, तो जो भारत के दक्षिणी पठार है अधिकांश ये किससे बने हुए हैं? तो आपको याद रखना है ये आपके रूपांतरित सेलों से बने हुए हैं। किससे? रूपांतरित सेलों से जो है आपके यहाँ पर जो आपका भारत के दक्षिणी पठार अधिकांश जो है ये आपकी आग्नेय सेलों से बने हुए हैं, ये आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है भारत के जो दक्षिण पठार है ये आपके किससे बने हुए? आग्नेय सेलों से। तो 51 का आपका राइट जवाब सा बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका बा गलत है। फिर कहता है विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम शामिल हैं,
तो कौन सी इमारत का आश्चर्यजनक जो आपकी इमारतों के नाम शामिल है, इसमें से कौन सी वो आपकी इमारत हो जाएगी? तो आपको याद रखना है ताजमहल। फिर आपसे पूछ सकता है पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को कहते हैं, तो गहरी संकरी घाटी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? गार्ज। ठीक है, गहरी संकरी घाटी को जो हम लोग क्या कहते हैं? गार्ज। तो आपका 53 का आपका राइट जवाब सा बिल्कुल सही। देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन आपसे फिर क्या कहता है? पूर्णिमा में अमावस्या तक के पखवाड़े को कहते हैं, तो क्या कहते हैं पखवाड़े को? पूर्णिमा में अमावस्या तक, तो इसके जो हम लोग पखवाड़े को हम लोग क्या कहते हैं? तो 54 का आपका राइट जवाब हो जाएगा कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है गुप्त संवत का प्रारंभ किया था, तो गुप्त संवत का आपका प्रारंभ किसने किया था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस चीज़ की घोषणा की थी? तो आपको याद रखना है धर्म घोष की। किसकी? धर्म घोष की जो है किस युद्ध के बाद अशोक ने इसकी घोषणा की थी? तो आपको याद रखना कलिंग युद्ध के बाद जो इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। आगे याद रखना 57 नंबर क्वेश्चन कहता है अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो आपको याद रखना है अधोलिखित में गुप्तकालीन आपकी स्वर्ण मुद्रा उसमें से हो जाएगी दिनार। तो 58 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कहता है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो आपने तराइन का युद्ध से आपने देखा होता पहला क्वेश्चन आपका बना हुआ था कि कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। फिर आपसे पूछा गया है किसके बीच हुआ? तो आपको याद रखना है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 58 का आपका सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है उसको भी समझते हैं। कहता है आपसे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, तो आपको याद रखना है दिलवाड़ा का जो आपका जैन मंदिर है ये आपके राजस्थान में स्थित है। फिर आपसे कह रहा है पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो आपको याद रखना है जो आपके पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर है ये आपके किस स्थान पर है? तो आपको याद रखना महाबलीपुरम में। आप लोग वीडियो को छोड़िए ना प्लीज़, आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, शायद 115 से 120 क्वेश्चन होने वाले। आप लोग समझते हैं इस वीडियो से आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं, तो इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, तो ज़रूर आप लोग देखते रहिए। फिर आपसे पूछ रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता आपके कौन है? तो आपको याद रखना है जो आपके गीत गोविंद के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे? वो आपके जयदेव जी हो जाएंगे। कौन? जयदेव जी गीत गोविंद के रचयिता हैं। फिर कह रहा है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, तो आपको याद रखना है जो आपके कृष्णदेव राय के दरबार में आपके अष्टदिग्गज जो थे वो आपके 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, फिर कहते हैं मानसूनी पवनें कहलाती हैं, तो मानसूनी जो पवन आपकी क्या कहलाएगी? तो आपको इसका जवाब भी याद रखना है, ये आपकी मौसमी पवनें कहलाएंगी या मौसमी पवन कहलाएगी, मानसूनी पवन। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है 66.5 अंश से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है, तो कौन सा हो जाएगा ताप कटिबंध आपका? तो इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा उष्ण। यही जो आपके 66.5 अंश से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है कौन? उष्ण। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में सूचियाँ कितनी हैं? तो भारतीय संविधान में आपसे पूछा गया, अनुसूची नहीं पूछा गया, सूचियाँ पूछा गया है, तो आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा 3। ठीक है, फिर आपसे पूछा अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? तो अर्थव्यवस्था में जो आपका पूंजी का बाजार कौन बनाता है? ये आपके शेयर बनाते हैं। शेयर जो है ये आपकी अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार बनाते हैं। पहले मूल्य मापक का कार्य मुद्रा क्या है? तो मूल्य मापक का कार्य मुद्रा आपका क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब आपका जो है प्रमुख कार्य हो जाएगा, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य। फिर कहता है दशावतार मंदिर कहाँ है? तो दशावतार जो आपका मंदिर हो जाएगा ये आपकी देवगढ़ में है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है, तो पृथ्वी के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के केंद्र को जो हम लोग कोर कहते हैं, और हिंदी में क्रोड, इंग्लिश में कोर। फिर कहता है वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? आपने देखा था 78% आपका नाइट्रोजन होता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो आपकी हो जाएगी वायुमंडल में, तो आपको याद रखना ये आपकी 21% यानी 21% होती है। फिर कह रहे हैं हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आपको याद रखना है इसका जवाब हमारे मूल संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। वहाँ पर सूचियाँ पूछा गया था, यहाँ पर अनुसूचियाँ, दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कह रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है,
तो 72 का बा सही हो जाएगा। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? तो अजंता की गुफाओं की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? तो आपकी 30 हो जाएगी। फिर आपसे कह रहे हैं बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो किस स्थान का वायसराय था उस समय? तो आपको याद रखना है तक्षशिला का। किस समय? बिंदुसार की मृत्यु के समय अगर आपसे पूछा जाए अशोक किस स्थान का वायसराय था, तो तक्षशिला का। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, उसको भी समझते हैं। कहता है किस सम्राट के शासन काल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में किया था? तो आपको याद रखना ये आपके कुंवर गुप्त के शासनकाल में सबसे पहले भारत आया। तो सबसे पहले आपका भारत कौन आया था? तो याद रखना इसका जवाब आपका हो जाएगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो है ये सबसे पहले आपके भारत आया था। फिर कह रहा है हर्षचरित के रचयिता थे। तो हर्षचरित के आपके रचयिता कौन हो जाएंगे? ये आपके बाणभट्ट जी हो जाएंगे। फिर कह रहा है पाल वंश की स्थापना की थी। तो पाल वंश की स्थापना आपकी किसने की थी? तो आपको याद रखना है ये आपके गोपाल जी ने की थी पाल वंश की स्थापना। आगे देखते हैं, कहता है चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो चालुक्य वंश के जो आपके सबसे प्रतापी राजा थे ये आपके पुलकेशिन द्वितीय जी थे। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। ये आपके चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। फिर कह रहे हैं संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष आपके ये भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये आपके संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है भूजल स्रोत है। तो भूजल स्रोत आपके कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखा जाए जो आपका भूजल स्रोत हो जाएगा प्रमुख वो आपका हो जाएगा वर्षा का जल। तो आपका इसका 81 का आपका आ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। तो सूर्य सीधा किस रेखा पर चमकता है? तो आपको याद रखना है मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा मकर रेखा पर चमकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं 83 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। तो आपको याद रखना है इसका जवाब जो भारत का आपके मानक समय है ये आपके 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। कहता है कि कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो आप लोग इसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं। संपत्ति का अधिकार जो है ये नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है ये तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है या कथन था? जो आपके नीति निषेध तत्व थे कहता है कोई कि न्यायालय के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन आपके किसने कहा था? तो आपको याद रखना है 85 का आपका सही जवाब हो जाएगा MC शीतल वार्ड का कथन है ऐसा कि जो आपके नीति निषेध तत्व है न्यायालयों के लिए प्रकाश स्तंभ है। फिर कहता है शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो आपको याद रखना है शेक्सपियर आपके इंग्लैंड के नागरिक थे। फिर आपसे कहता है गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना था। तो आपको याद रखना है गयासुद्दीन जो आपका बलबन था ये आपका दिल्ली का शासक कब बना था? तो आपको याद रखना है 1266 ईस्वी में। 88 नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं दिल्ली से लोधी वंश की स्थापना की। दिल्ली में जो आपका है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली में जो आपके लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी जी ने की थी। तालीकोट का युद्ध हुआ था। तो तालीकोट का युद्ध आपका कब हुआ था? तो इसका जवाब आपका हो जाएगा 1565 ईस्वी में जो आपका है तालीकोट का युद्ध हुआ था। फिर कहता है विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया? तो कितने प्रांतों में बांटा गया था जब आपका विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में जो आपकी जब विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था की जा रही थी उस समय जो है राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है 6 प्रांतों में। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो आप लोग क्या बताएंगे? पृथ्वी का आकार आपकी गोल हो जाएगा। ये बात अच्छे से जानते होंगे पृथ्वी कैसी है, गोल। फिर आपसे पूछ रहा है भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण आपका हो जाएगा मानसूनी हवाएं। संविधान लागू किया गया था। तो संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा सन 1950 में। फिर कह रहा है सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। तो कब युद्ध हुआ था सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच? ये आपका 305 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो 94 का दा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कहता है मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का आपका अंतिम सम्राट कौन हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा बृहद्रथ। यही आपके मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है कि गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष आपका क्या है? तो गुप्त संवत का आपका प्रारंभ वर्ष हो जाएगा 319 ईसा। पाल
97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके गोपाल ने जो है ये आपके पाल वंश की स्थापना की थी। फिर आपसे कह सकता है सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता आपके कौन हो जाएंगे? ये बिंदुसार। बिंदुसार जो है ये सम्राट अशोक के पिताजी थे। फिर आपसे कह रहा है बाघ की गुफाएं हैं, तो बाघ की गुफाएं आपकी किस स्टेट में है? तो आपको याद रखना है इसका जवाब ये आपके मध्य प्रदेश में जो है बाघ की गुफाएं हैं। आगे कहता है मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक आपके हो जाएंगे विशाख दत्त जी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका 100 का राइट ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने अपनी क्लास के 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए। अब ज़्यादा क्वेश्चन आपके बचे नहीं हैं, शायद 10 से 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग उनको भी देखते रहिए। फिर आपसे पूछ रहा है, कह रहा है गुप्त काल की भाषा थी, तो गुप्त काल की आपकी भाषा कैसी थी? ये आपकी हो जाएगी संस्कृत भाषा थी गुप्त काल के लोगों की। फिर आपसे कहता है सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई थी? तो याद रखना है जो आपके सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली आपके किसने अपनाई थी? तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी जी ने अपनाई थी। फिर आपसे पूछ सकता है पृथ्वीराज रासों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, किस तरीके से हुई थी? तो आपको याद रखना ये आपके प्राचीन क्षत्रियों से हुई थी। ठीक है, तो 103 का आपका राइट जवाब आ बिल्कुल सही है। 104 कहता है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो ये आपके दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए सूफी संत जो आपके निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अगर आपसे पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो आपके दिल्ली में स्थित है। फिर आपसे कह रहा है पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था, तो पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह आपके कांची में था। कहाँ था? कांची में। कह रहा है सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे, तो सल्तनत काल में प्रांत को हम लोग क्या कहते थे? इक्ता। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सल्तनत काल में प्रांत को हम लोग इक्ता कहते थे। पहला भूकंप नापने की इकाई क्या है? तो आपके जो भूकंप नापने की इकाई आपकी हो जाएगी इसमें से वो आपकी हो जाएगी रिएक्टर। ठीक है, रिएक्टर जो है ये आपके भूकंप नापने की इकाई हो जाएगी। आगे कहता है संगमरमर है, तो संगमरमर आपकी किस प्रकार की सेल है? तो आपको इसका जवाब याद रखना है संगमरमर तो आपका ये रूपांतरित सेल है। फिर कहता है समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? तो विशालतम भूभाग को हम लोग कहते हैं महाद्वीप। फिर अगर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है, तो आपके सीरीज में इसका ऑप्शन गलत दे रखा है, वहाँ पर आपके हिंद महासागर दे रखा है, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है। तो चीज़ें हमने देखा है कौन सी चीज़ आपके सीरीज में गलत है, उनको भी हमने अच्छे से समझा है, तभी आपके लिए सही ऑप्शन। वरना कुछ लोग होंगे वो आपको जो भी ऑप्शन आपके सीरीज में होंगे वही पढ़ाते चले जाएंगे। तो जो चीज़ें आपके सीरीज में गलत है वहाँ पर हम आपको चीज़ें सही से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। फिर आपसे कहता है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? तो आपको याद रखना है जो आपके नीति निर्देशक तत्व है ये आपके किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए थे? तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए थे। फिर आपसे कह रहा है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सा अस्तित्व पाया जाता है, तो ये आपके किस में पाया जाता है? तो ये आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सा अस्तित्व आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो आपको इसका जवाब अच्छे से याद रखना है। पृथ्वी के जो धरातल पर 2/3 भाग पर जलमंडल का आपके विस्तार है। कितने भाग पर? 2/3 भाग पर। कह रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी, ऐसा क्वेश्चन आपके पहले भी आ चुका है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी हो जाएगी। फिर कहता है किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है? तो किस महाद्वीप से आपकी गुजरती है? तो आपको इसका जवाब भी याद रखना है, आपके अफ्रीका महाद्वीप से जो है कर्क रेखा और भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। तो 115 का आपका राइट जवाब आ बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे कहता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? तो जो आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना जिस तरीके से बनी हुई है इसके मुख्य भाग आपके कितने हो जाएंगे? ये आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपसे कहता है पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किस कारण पाया जाता है? तो जो आपकी पृथ्वी है इसमें चुंबकत्व का जो गुण है ये किसके कारण पाया जाता है? तो आपका इसका जवाब हो जाएगा लौह तत्व के कारण जो है चुंबकत्व का गुण आपकी पृथ्वी में पाया जाता है। फिर आपसे पूछ रहा है चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो जो आपकी चट्टानें हो जाएंगी ये आपकी कितने प्रकार की हो जाएंगी? ये आपके 3 प्रकार की हो जाएंगी चट्टानें। ठीक है, तो इसका जवाब आपका 118 का सा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है, तो जो आपकी रूपांतरित चट्टान हो जाएगी निम्नलिखित में से वो आपकी संगमरमर जो है ये आपका रूपांतरित चट्टान
फिर कह रहा है किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, तो किन चट्टानों में आपके जीवाश्म पाया जाता है, तो आपको इसका भी जवाब याद रखना है, आपके अवसादी चट्टानों में जो है जीवाश्म पाया जाता है। अब आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है, तो महाद्वीपों के निर्माण में आपका कौन सा बल जो है आपका संलग्न है, तो आपको याद रखना है पटल विरूपणी। पटल विरूपणी जो है आपका बल, ये महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है। फिर कह रहा है मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था, किस सदी में किया था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद गौरी ने जो है भारत पर आक्रमण आपके ये 12वीं सदी में किया था। ठीक है, आपकी क्लास में 122 ही क्वेश्चन थे आज की, तो उम्मीद करते हैं ये आपके 122 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने इन 122 क्वेश्चन को, अगर आपकी चीज़ें एक बार समझ में नहीं आ रही, 2 से 3 बार अगर आपने पेपर से पहले देख लिया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपके 15 में से आपके आसानी से 13 से 14 नंबर आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं इस क्लास को सिर्फ देखने के बाद। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आपको हमारा कंटेंट ठीक ठाक लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको आने वाली ढेर सारी वीडियो आपको मिलती रहे हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।